हीरापुर गांव की गलियों में समीर और उसकी बेटी प्रिया का जीवन गरीबी और अभावों से जूझ रहा था। उनके छोटे से घर पर हमेशा कर्ज का साया मंडराता रहता था। एक दिन गांव का धनी और क्रूर साहूकार कालेराम उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। ए समीर, बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं वापस किए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर कर दूंगा। दया कीजिए मालिक, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरा बेटा आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पैसे देने के लिए भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, तो थोड़े और समय की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे देना ही नहीं चाहते, और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो तुम घर से निकले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मालिक, दया कीजिए। अगर 2-3 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2-3 दिन रुक जाइए। समीर की इतनी विनती पर साहूकार अंततः मान जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 3 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से अपने घर चला जाता है। तभी समीर की बेटी डरती हुई आवाज में कहती है, भैया 3 दिन के अंदर आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो साहूकार तो हमें गांव से निकाल देगा। इस बार वो हमारी एक भी बात नहीं सुनेगा। आज वो बहुत गुस्से में था, आपने देखा नहीं? वो तो आज ही हमें घर से निकालने की कह रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटी, अभय ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही मैं साहूकार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन समीर के घर एक व्यक्ति आकर बोलता है, अरे समीर, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा, और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता है। यह सुनकर समीर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। फिर 3 दिन बाद उनके गांव में एक अजनबी आदमी आता है। वह गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये समीर का घर कहाँ है? क्या आप मुझे उनके घर का पता बता सकते हैं? आप तो जानते ही होंगे कि समीर के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वो उसे लेकर अपने गांव आने वाला था। उससे पहले ये दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए कुछ पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिताजी समीर जी को देने आया हूँ। यह सुनकर साहूकार के मन में लालच जाग जाता है। वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही समीर हूँ और इससे ऐसा बोलकर पैसे ले लेता हूँ। वैसे भी समीर ने मुझे कर्ज लिया है, वो खुद तो मुझे पैसे देने से रहा, तो मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूँ, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, जिससे ये समीर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे भाई, मैं ही समीर हूँ और जिसकी बात तुम कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और साहूकार उससे पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। वह उन पैसों को देखकर काफी खुश होता है। उधर समीर और प्रिया अपने बेटे अभय के खोने के गम में डूबे हुए हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से अभय के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर यह कैसी परीक्षा ले रहा है। अभय ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया।
भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बंटाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके साहूकार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी और आप अधिक बीमार हो जाओगे। प्रिया दूसरों के घर में खाना बनाना और झाड़ू पोंछा लगाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया पानी लेने साहूकार के कुएं पर जाती है। उसी दिन साहूकार के दोस्त का एक लड़का आकाश साहूकार के घर आता है। वह प्रिया की ओर देखता है और प्रिया को पसंद करने लगता है। वह साहूकार से बोलता है, क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिशंकर का बेटा हूँ, मेरा नाम आकाश है। अरे बेटा आकाश, तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए अब तुम पहचान भी नहीं आ रहे हो। और बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना ताऊ जी, दरअसल पिताजी ने एक खेत का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। वहीं खेत देखने के लिए मैं आया था। इस मामले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? ये तो अच्छी बात है बेटा। हाँ ताऊ जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूँ। पिताजी से ज़्यादा काम नहीं हो पाता, अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज़्यादातर काम मैं देख लेता हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी ताऊ जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक लड़की को देख। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो है, इस कुएं पे मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको आकाश बेटा, तुम कॉफी पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। साहूकार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की रिया दिखाई देती है। प्रिया वहां से जा चुकी होती है। अरे आकाश बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ताऊ जी, मुझे लगा, जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? आकाश बात को पलट देता है, लेकिन साहूकार को इस बात पर शक हो जाता है। वह सोचता है, मुझे लगता है आकाश बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर साहूकार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। चलिए ताऊ जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ, जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं ताऊ जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊँगा तो रुकूंगा। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। घर जाकर आकाश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। बेटा, तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ और वो भी ये सुनकर बहुत खुश होगा। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे मेरे दोस्त काले राम, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। आकाश की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल आकाश को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ हरिशंकर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अब अपनी बेटी को भी बुला दो। उसे देखे बरसों बीत गए। जब हमने उसे देखा था तो वो 7 वर्ष की थी। तभी काले राम अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे बेटा रिया, जरा यहाँ तो आ। जैसे ही रिया बाहर आती है, आकाश उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे ताऊ जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की कोई और थी। क्या बात कर रहे हो आकाश बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था यह वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए। यह वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं ताऊ जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने उस लड़की देखा था तो उसका चेहरा आपकी लड़की से बहुत अलग था और वो आपके घर के सामने उस कुएं पर ही खड़ी थी।
इतना सुनकर साहूकार सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन कहता है, कहीं आकाश बाबू ने उसे फटीचर समीर की लड़की प्रिया को तो नहीं देख लिया। उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद आकाश बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके समीर और उसके पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि आकाश बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है आकाश बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। आकाश, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें कालेराम की लड़की पसंद आई है और हमें कालेराम की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और रिया में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। चलो कालेराम, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। हरिशंकर, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर हरिशंकर और आकाश अपने घर चले जाते हैं। अरे आकाश, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त कालेराम को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वो कालेराम जी की लड़की नहीं थी, वो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर आकाश, बात वह नहीं है। बात यह हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं रिया से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूँगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 10 दिन देता हूं। अगर 10 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें कालेराम की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझें। आकाश बाबू को इस पूरे गांव में उसे फटीचर समीर की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां वह भिखारी की लड़की और कहां मेरी बेटी। उन्होंने उस भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वह प्रिया कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले आकाश बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं समीर को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, समीर को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वह मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं कल ही जाकर उसे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूं। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा और मैं उसे कर्ज न लौटाने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर हड़प लूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। दूसरे दिन कालेराम समीर के घर जाता है और बोलता है, समीर, बाहर आओ। बोलिए साहूकार जी। समीर, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। या तो मेरे सारा कर्जा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। साहूकार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। बस अब बहुत हो चुका। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। प्रिया अपने पिता को समझाती है, चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर
और दूसरों के घर काम करके साहूकार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर प्रिया अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है। इतना कहकर प्रिया अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। इसी के चलते प्रिया के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम प्रिया संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर प्रिया जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर प्रिया जंगल से नहीं लौटती। इसी वजह से प्रिया के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। प्रिया को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर समीर प्रिया को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में समीर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और यहाँ प्रिया घर पहुँच जाती है। तभी आकाश प्रिया को ढूंढते ढूंढते समीर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बाबा आप ठीक तो हो ना? आकाश समीर को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी प्रिया को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपका घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक आकाश समीर को लेकर प्रिया के घर के अंदर आता है और जैसे ही आकाश की नज़र प्रिया पर पड़ती है, प्रिया को देखकर आकाश को धक्का लग जाता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे कालेराम की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर से आ गए थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अरे बाबा आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। तब समीर अपनी सारी आपबीती बताता है और साहूकार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। यह सुनकर आकाश बोलता है, वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वो आग लगी थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वो पैसे नहीं मिले? बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो, हम यहाँ जंगल में क्यों होते। यह सुनकर आकाश को क्रोध आ जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूँगा। दूसरे दिन आकाश अपने आदमी को लेकर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। पूरे गांव में पता करो कि वह पैसे तुमने किसे दिए और मुझे जल्द से जल्द वह इंसान चाहिए जिसके तुमने वह पैसे दिए। थोड़ी देर बाद वह आदमी दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम समीर नहीं कालेराम है और वो इस गांव का साहूकार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो समीर है और सारे पैसे मुझे ले लिए थे। आकाश मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर प्रिया के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया।
ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की रिया से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ इसे कैसे सबक सिखाना है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। साहूकार को कैसे सबक सिखाना है आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर आकाश अपने आदमी को लेकर साहूकार के घर जाता है। जैसे ही साहूकार उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, ये है जिसने मुझे कहा था कि ये समीर है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन साहूकार के पसीने छूट जाते हैं। वह आकाश के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। ताऊ जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है अभय के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। आकाश बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया तभी मैं पहचान गया था कि वो लड़की कोई और नहीं, प्रिया ही थी। इसलिए मैंने ये चाल चली और प्रिया और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया ताकि तुम्हें वो लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी सार। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी हरिशंकर वहां पर आ जाते हैं। उन्हें भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी साहूकार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर आकाश और उसके पिताजी प्रिया के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से प्रिया का हाथ भी मांगते हैं।